नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज के हेल्थ क्लास में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेडिसिन और वैक्सीन में क्या फ़र्क होता है। आखिरकार अभी जो वैक्सीन की बात हो रही है, कोरोना के लिए वैक्सीन्स ईजाद करने की ही बात क्यों हो रही है? अब मेडिसिन्स ईजाद करने की बात क्यों नहीं हो रही है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि वैक्सीन्स और मेडिसिन्स, मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि वैक्सीन्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वैक्सीन्स का पर्पस जो होता है वो प्रिवेंशन होता है, जबकि मेडिसिन का जो पर्पस होता है वो क्योर होता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो वैक्सीन्स तैयार करने की जो पूरे दुनिया में जो होड़ मची हुई है ताकि ये कोरोना जैसी त्रासदी से निपटा जा सके, तो जाहिर तौर पर हर इंसान के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट किया जा सके, जो वो बीमारी है कोरोना उससे लड़ सके, उसको आगे बढ़ने ही ना दे, बॉडी में पैदा होने ही ना दे। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये वैक्सीन इजाद करने की बात चल रही है, बहुत सारी कंपनीज अपने लास्ट फेज में है, थर्ड फेज का ट्रायल उनका ख़त्म होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि अगले वीक या इस महीने के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो वैक्सीन मार्केट में भी हो सकता है, ऐसी बात कही जा सकती है। इमरजेंसी यूज़ करने की बात तो यूके ने अप्रूवल एक कंपनी को दे भी दिया है। तो इसलिए अगर सबसे पहले हम वैक्सीन की बात करें और मेडिसिन की बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि मेडिसिन रोग का इलाज करता है, जबकि वैक्सीन जो है बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इम्यूनिटी जब बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो रोग पनप नहीं पाए, उसको पहले ही उसको किल कर देता है, मार देता है। यही वैक्सीन्स की खूबियाँ होती है। जबकि मेडिसिन ये करता है कि रोग अपने चरम पर होता है और तब मेडिसिन दिया जाता है। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि कोरोना के केस में हम वैक्सीन ही क्यों, मेडिसिन क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना एक वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। और वायरल डिजीज़ किस तरह से बॉडी के अंदर फैलता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर जब जाता है तो किसी भी मेडिसिन से इसको किल करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और कई बार खतरा होता है कि सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं, जो पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन बहुत कम मात्रा में शरीर के अंदर दिया जाता है, और जब शरीर के अंदर दिया जाता है तो शरीर के अंदर एक खुद की कैपेसिटी होती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो रोग से लड़ता है। तो जैसे ही हम बहुत कम मात्रा में वैक्सीन डालते हैं तो शरीर के अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडी बन जाता है। कहा यह जाता है कि शरीर के अंदर जो मेमोरी सेल होता है वो एंटीबॉडी जनरेट करता है। अब आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब एंटीबॉडी मेमोरी सेल जनरेट कर ही लेता है तो फिर मतलब वैक्सीन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो वैक्सीन की ज़रूरत इसलिए आ पड़ी है कि वैक्सीन बहुत कम मात्रा में जब शरीर के अंदर डाला जाता है तो शरीर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए रिस्पॉन्ड करता है। और वो इतना कम मात्रा में वैक्सीन डाला जाता है कि ताकि वो बॉडी को प्रिपेयर कर सके, बॉडी को तैयार कर सके, मेमोरी सेल्स जनरेट कर सके। और इसीलिए अगर कोरोना का अटैक वैसे शरीर पर होता है जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो जाहिर तौर पर उनके अंदर का जो एंटीबॉडी होगा वो फॉरेन सेल्स कोरोना वायरस को मार देगा। और इसलिए ये होगा कि जितने भी लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है। पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो वायरल डिजीज़ होता है उसके वैक्सीन्स को तैयार करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और ये बेहद ही कई लोग, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि जिस टाइम फ्रेम में 16 महीने 18 महीने के अंदर वैक्सीन ईजाद करने की बात की जा रही है कोरोना के लिए, ये एक तरह का नया इन्वेंशन कहा जाएगा। क्योंकि पहले जब कभी भी वैक्सीन बनाया गया है तो उसका टाइम फ्रेम कम से कम 4 से 6 साल का रहा है। ऐसे पहले 10 साल से पहले वैक्सीन तैयार होता नहीं था, लेकिन कम से कम समय 4 से 6 साल का रहा है। लेकिन अभी जो वैक्सीन मार्केट में आ रहे हैं, तकरीबन 30 वैक्सीन्स पूरी दुनिया में डेवलप किया जा रहा है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 16 से 18 महीने का है, उससे भी कम है।
तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वायरल डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाना क्यों चैलेंजिंग होता है। बचपन में सबको बीसीजी दिया जाता है, डीपीटी दिया जाता है। बीसीजी भी वैक्सीन है, पर बीसीजी वैक्सीन एक बार दिया जाता है और उसके बाद लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस को रोकता है। डीपीटी जो है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस को रोकता है। तो जाहिर तौर पर वो भी वैक्सीन दिया जाता है, पर कुछ वैक्सीन्स बार बार दिए जाते हैं। वैसे बीमारी के लिए वैक्सीन्स बार बार दिए जाते हैं जो कि वायरल डिजीज़ होता है। अगर मैं आपको बात करूं इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल दिया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि वायरस का जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसका जो बनावट होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। हर साल के बाद चेंज होने लगता है। इसलिए हर साल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिया जाता है। जबकि अगर आप टीबी की बात करें और तमाम बीमारी की बात करें जो बैक्टीरियल है, तो उसका चेंज नहीं होता, उसका बनावट चेंज नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा आसान होता है। जबकि वायरल डिजीज़ को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्टीज़ की वजह ये है कि वो वायरल डिजीज़ है, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होता रहता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे एचआईवी पॉजिटिव जिनको भी एड्स होता है, अभी तक एड्स का कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि वो टोटली इंट्रासेलुलर है, और इंट्रासेलुलर है इसलिए उसका वैक्सीन अभी तक उसके वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया। अगर हम डेंगू की बात करें, तो डेंगू के भी इलाज के लिए बहुत गंभीर समस्या आती है। कहा जाता है ये कि जिसको कभी डेंगू नहीं हुआ है उसी को वैक्सीन दिया जा सकता है, क्योंकि जिसको डेंगू पहले हो चुका है उसको वैक्सीन दिया जाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन कोरोना भी वायरल डिजीज है, तो कोरोना के लिए ऐसा वैक्सीन डेवलप क्यों किया जा सका है? तो अभी तक ये साइंटिस्ट मानते हैं कि जो कोरोना का जेनेटिक मेकअप है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं हुआ है। और जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं होता है तो उसको साइंटिफिक टर्म में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। और जब एंटीजेनिक शिफ्ट होता है तो वैसी बीमारी के लिए, वैसे वायरस को किल करने के लिए वैक्सीन्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है तो वैसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाना आसान होता है। और यही वजह है कि जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल नए वैक्सीन को बनाना पड़ता है, वो आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से इसका भी इजाद किया गया, अभी तक माना गया है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो जाहिर तौर पर इस चीज़ का इलाज इसी बेसिस पर किया जा रहा है। अगर भारत की 7 ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिजिनस वैक्सीन बना रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊं एसआईए है, और साथ ही साथ भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी 2 तरह की वैक्सीन का नाम सबसे ज़्यादा बाज़ार में चर्चा में है, वो है फाइज़र और मॉडर्ना। दोनों का एफिकेसी 95% बताया जा रहा है। 95% का मतलब ये है कि वो 100% पेशेंट को ट्रीट करेगा, जिसमें 95% को इफ़ेक्टिवली ट्रीट करेगा, जबकि 100 जो बाकी के 5% जो पेशेंट होंगे उनमें भी जो डिजीज़ की क्षमता है उसको काफ़ी कम कर देगा, काफ़ी माइल्ड कर देगा। तो जाहिर तौर पर अगर 95% एफिकेसी हो तो काफ़ी अच्छा वैक्सीन माना जा रहा है। वहीं पर अगर हम एस्ट्रोजेनेका की भी बात करें, जिसका 63 to 65 कहा जा रहा है, तो वो भी बेहद अच्छा माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे वैक्सीन्स अब मार्केट में आने वाले हैं, ये बेहद ही खुशी की बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी साइंटिस्ट इस बारे में कंसेंसस नहीं ले पाए हैं कि जिनके शरीर में पहले से ही ये बीमारी हो चुकी है, जिनके शरीर में ये एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, उनको वैक्सीन दिया जाएगा क्या। जबकि WHO ने कह दिया है कि उनको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एंटीबॉडी फॉर्म कराने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं, वो वैक्सीन्स देने की प्रक्रिया जाहिर तौर पर आम मासेस के लिए, जो क्रिटिकल मासेस होंगे, जहां तक भारत सरकार की बात है, क्रिटिकल मासेस को वैक्सीन दिया जाएगा। और पर्पस ये होगा कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाया जा सके, और जो डिजीज़
इसकी वजह से जो कोरोना जैसी बीमारी पैदा होती है उसको होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो पूरी दुनिया है, पूरा इकोनॉमी है, तमाम गतिविधियां हैं, वो वापस जो है ट्रैक पर आ सके और शुरू हो सके। वैसे मैं आपको बता दूं, बस बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अभी तक कोरोना बीमारी का इलाज बेहद सिम्टोमेटिक है। अगर बुखार होता है तो बुखार की दवा दे दी जाती है, खांसी होता है तो खांसी की दवा दे दी जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ दो तरह का ऐसा चीज़ दिया जाता है, विटामिन सी दिया जाता है, विटामिन D3 दिया जाता है, जिससे उनका इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि साथ साथ बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो जाते हैं, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन टाइप दवाएं भी दी जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है अगर उनको वैक्सीन दिया जाए तो। जाहिर तौर पर वैक्सीन और मेडिसिन का साफ साफ फ़र्क इन तमाम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन देने का पर्पस प्रिवेंटिव एक्शन है, जबकि दवा देने का पर्पस क्योर है। धन्यवाद।